चैप्टर 7 स्कॉलरशिप स्टूडेंट मीटिंग। दूसरी तरफ ठाकुर हवेली। धड़कन जब छत पर गई तो कार्तिक पहले से ही छत की दीवार पर टेक लगाकर खड़ा था और धड़कन का इंतजार कर रहा था। धड़कन कार्तिक के पास चली गई थी। भाई, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं? आपको मुझसे क्या बात करनी है? धड़कन ने कार्तिक की तरफ देखकर बोली, जो थोड़ा सीरियस लग रहा था। कार्तिक ने धड़कन को देखा और फिर अपना सर उठाकर उस आसमान में निकले चांद को। धड़कन को समझने में देर नहीं लगी, हो ना हो ये उसके रिलेटेड ही कोई बात है, तभी कार्तिक इतना परेशान है। धड़कन ने कार्तिक को देखकर फिक्र भरे अंदाज में पूछा, अंडस्को भाई क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम क्या, कोई मुझे या फिर कुछ और? कार्तिक ने अपना सर घुमाकर धड़कन को देखा, जो उसे ही बड़े ध्यान से देख रही थी। इस वक्त कार्तिक के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। कार्तिक धड़कन को सीरियस लुक के साथ देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडस्को देखो प्रिंसेस, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, उस कॉलेज के बारे में जहाँ तुम पढ़ने जाने वाली हो। कार्तिक आगे कुछ बोलता उससे पहले ही धड़कन ने कार्तिक की बात बीच में करते हुए बोली, अंडस्को कॉलेज के बारे में क्या बताना चाहते हो भाई? और आप ऐसे परेशान? मतलब जहाँ तक मुझे पता है आप बिजनेस के रिलेटेड प्रॉब्लम से आप इतने परेशान नहीं होते हैं। पक्का बात कुछ और है क्या? वो बात मुझसे? धड़कन अपनी बात अधूरी छोड़ दी। कार्तिक ने ध्यान से धड़कन के चेहरे को देखा जिस पर अभी परेशानी वाले भाव आ गए थे। कार्तिक अपनी सीरियस टर्न में आगे बोला, अंडस्को प्रिंसेस, जहाँ तुम पढ़ने जाने वाली हो वो इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करके आओ और अपना सपना पूरा करो जो तुम बचपन से देखती आए हो, और वहाँ जाकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं तुम्हें उस कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। धड़कन ध्यान से कार्तिक के चेहरे को देखने लगी थी। कार्तिक वापस सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, अंडस्को प्रिंसेस, उस कॉलेज में वीर सिंघानिया नाम का एक लड़का पढ़ता है। वो मेरा अच्छा दोस्त भी है, पर एक दिक्कत है, उसको स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट और मिडिल क्लास फैमिली से आए स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं उन स्टूडेंट से उसकी क्या दुश्मनी या फिर चिढ़ है, वो उन स्टूडेंट को इतना सताता है, इतना परेशान करना है कि स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट को कॉलेज छोड़ने पर या तो बदलने पर मजबूर कर देता है। और तुम भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, तो अपना थोड़ा ध्यान रखना, हो सके तो उसे 2 कदम दूर ही रहना। एक और बात, वो कॉलेज उसके पापा का है, तो कोई उसके खिलाफ नहीं जाता है। जो उसके खिलाफ जाता है उसका जीना हराम कर देता है। 1 नंबर का फ्लर्टी लड़का है, हर रात एक नई लड़की के साथ रात बिताता है। 1 नंबर का प्ले बॉय, सब लड़कियों को पता है वो कैसा है, फिर भी लड़कियां उसके साथ रात बिताने के लिए मारी जाती है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ, वो तुझे परेशान नहीं करेगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कार्तिक ने धड़कन के सर पर प्यार से हाथ रख दिया और फिक्र भरे अंदाज में से कहा। धड़कन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कार्तिक के हाथ पर अपना हाथ रखकर प्यार से बोली, भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी और आपको मेरे बारे में किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, खासकर उस वीर सिंघानिया को तो बिल्कुल नहीं। आखिर में भी तो देखो ये वीर सिंघानिया किस खेत की मूली है, उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो लड़कियां उसके साथ रात बिताने के लिए मरी जाती है। कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया और धड़कन के चेहरे की तरफ देखा जिस पर कॉन्फिडेंस साफ साफ नजर आ रहा था। धड़कन हल्का सा मुस्कुरा कर आगे बोली, अंडस्को वैसे भाई आप उस वीर सिंघानिया को कैसे जानते हो? आपने कभी बताया नहीं और अभी आप बोल रहे हो कि वो आपका दोस्त है। उद्धरण चिन्ह। धड़कन ने कार्तिक से सवाल किया था। कार्तिक मुस्कुरा दिया और धड़कन की नाक को पिंच करते हुए बोला, अंडस्को प्रिंसेस, तुम भूल क्यों जाती हो, मैंने भी उसी कॉलेज में पढ़ाई की है। मैं वीर से कॉलेज में ही मिला था, वो मेरा जूनियर था, वहीं से हमारी दोस्ती हुई। और एक बात, मैं ठाकुर ग्रुप ऑफ कंपनी का MD हूँ और मैंने कई सारे प्रोजेक्ट सिंघानिया इंडस्ट्री के साथ किए हैं। इसी सिलसिले में मुंबई जाता हूँ, वीर से जरूर मिलता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुझे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं उसे तुम्हारे बारे में बता दूंगा तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और वैसे भी प्रिंसेस, तुम जानती हो ना, तुम्हें हम आराम से उस कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा है, तुम आराम से उस कॉलेज में पढ़ सकती है बिना स्कॉलरशिप के। हाँ भाई, मुझे सब पता है, आप मुझे आराम से पढ़ा सकते हो, पर भाई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और नहीं किसको कुछ बताने की जरूरत है। मैं अपने दम पर पढ़ना चाहती हूँ, अपनी दम पर कुछ करना चाहती हूँ, बिना किसी की मदद लिए।
अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको सामने से सब बता दूंगी। धड़कन ने कार्तिक को समझाते हुए कहा। पक्का, कार्तिक ने कहा। पक्का प्रॉमिस, धड़कन ने जवाब दिया। कार्तिक ने एक बार फिर धड़कन को गले लगाकर धड़कन के सर को प्यार से चूम लिया और बोला अंडस्को, तो अब चले, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है और कल सुबह मुझे मुंबई भी जाना है मीटिंग के सिलसिले में। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कल अपने साथ ही लेकर चलता हूँ। अच्छा, मीटिंग के सिलसिले में या फिर मेरी भाभी से मिलने? धड़कन ने कार्तिक की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा। सडनली ऐसे पूछने पर कार्तिक सकपका गया। वो अपनी नजरें चुराते हुए बोला, अंडस्को क्या कह रही हो तुम प्रिंसेस? लड़की? कौन लड़की? कैसी लड़की? मैं तो बस वहाँ मीटिंग के सिलसिले में जा रहा हूँ और कुछ नहीं। कार्तिक ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी की थी, पर अभी भी उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ साफ झलक रही थी, जिसे देख धड़कन के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई थी, क्योंकि कार्तिक धड़कन से बात छुपाने की नाकाम कोशिश जो कर रहा था। धड़कन ने कार्तिक को छेड़ते हुए बोला, अंडस्को, अच्छा, कौन लड़की? कैसी लड़की? तो फिर आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हो और आपकी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है? आप यही बात आराम से भी कह सकते हैं, तो फिर ऐसे क्यों? उद्धरण चिन्ह। नर्वस में कहाँ नर्वस हो रहा हूँ? तुम ना बच्चा, कुछ भी सोचती रहती है। कार्तिक ने इधर उधर देख कर कहा। अच्छा, मैं कुछ भी सोचती रहती हूँ, धड़कन ने जवाब दिया और बिल्कुल कार्तिक के सामने आकर खड़ी हो गई। कार्तिक सवालिया निगाहों से धड़कन को देखने लगा, क्योंकि इस वक्त धड़कन के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी जो कार्तिक नहीं देख पाया था। कार्तिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही धड़कन की फुर्ती दिखते हुए अपना एक हाथ कार्तिक के पिछले वाले पॉकेट में डाला और कार्तिक का पर्स निकाल दिया। दूसरे ही पल उसे खोलकर धड़कन ने कार्तिक के सामने कर किया और आगे बोली, अंडस्को, तो ये कौन है जो मेरे भाई के दिल के साथ साथ मेरे भाई की पॉकेट में भी रहती है? हु बताओ। धड़कन ने अपनी हिरनी जैसी आंखों को बार बार ऊपर की तरफ उठाया। धड़कन ने ये इसलिए कहा था क्योंकि कार्तिक के पास में एक लड़की की फोटो थी जो धड़कन की उम्र की ही थी। लड़की दिखने में खूबसूरत थी। कार्तिक स्पीचलेस हो चुका था क्योंकि धड़कन ने उसका भांडा फोड़ दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि धड़कन को क्या जवाब दे। उसे बहुत शर्म आ रही थी और आती भी क्यों नहीं उसकी बहन ने उसकी चोरी जो पकड़ ली थी। इस वक्त कार्तिक का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इधर धड़कन को अपने भाई की हालत पर बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी। कार्तिक बड़ी हिम्मत करके धड़कन को देखा, जो अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लेकर उसे ही देख रही थी, जैसे कार्तिक के बोलने का इंतजार कर रही हो। थोड़े समय बीत जाने के बाद भी कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया तो धड़कन आगे बोली, अंडस्को, ठीक है, आपको नहीं बताना है तो मत बताइए। मैं घर जाकर माँ और पापा और दादी को बताती हूँ कि आपके लाडला बेटा बाहर जाकर क्या गुल खिला रहा है। इतना बोल धड़कन वहां से जाने के लिए मुड़ गई। वो 2 कदम चली ही थी कि कार्तिक ने जल्दी से धड़कन का हाथ पकड़ लिया और बोला, अंडस्को, प्रिंसेस। धड़कन अपनी जगह पर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो कार्तिक अपना क्यूट सा चेहरा बनाकर सरना में हिला दिया। धड़कन को अपने भाई की क्यूटनेस पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि कार्तिक इस वक्त किसी 5 साल के बच्चे की तरह लग रहा था। उसके इनोसेंट फेस को देख कोई नहीं कह सकता है कि वो ठाकुर ग्रुप ऑफ कंपनी का एमडी है। इस बार भी धड़कन ने अपने चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आने दिया। वो वैसे ही अपनी सीरियस वाली टोन में बोली, अंडस्को, आप चाहते हैं ना कि मैं माँ और पापा को ये बात नहीं बताऊं? कार्तिक ने छोटे बच्चे की तरह 4-5 बार अपना सर हाँ में हिला दिया तो धड़कन आगे बोली, अंडस्को, तो अब सच सच बताऊं, ये लड़की कौन है और वो इस वक्त कहाँ है? कार्तिक को समझ में आ गया था कि धड़कन पूरी बात सुने बिना वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। कार्तिक ने धड़कन के हाथ से पर्स लिया और उसे अपने पेंट की जेब में रख दिया और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए धीरे से बोला, अंडस्को, प्रिंसेस, इसका नाम माया है। ये वीर सिंघानिया की बहन। क्या वो वीर की बहन है? बरखा चिल्ला उठी। बरखा को झटका ही लग गया कि वो वीर बहन है। कार्तिक ने धड़कन के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, अंडस्को, प्रिंसेस, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। धड़कन ने कार्तिक का हाथ अपने मुंह से हटाया और धीरे से बोली, अंडस्को, भाई भाभी उस प्लेबॉय की बहन है। उद्धरण चिन्ह। इस बार आयु ने बरखा के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, अंडस्को, बच्चा धीरे बोल, कोई सुन लेगा। धड़कन ने कार्तिक का हाथ अपने मुंह से हटाया और धीरे से बोली, अंडस्को, भाई भाभी उस प्लेबॉय की बहन है।
भाई, आपको उस प्ले बॉय की बहन के सिवा कोई और लड़की नहीं मिला क्या? उद्धरण चिन्ह। धड़कन की इस बात पर कार्तिक ने घूरकर धड़कन को देखा। धड़कन समझ गई थी कार्तिक को उसकी बात पसंद नहीं आई। हालांकि ये बात धड़कन ने जानबूझकर कही थी। वो कार्तिक का रिएक्शन देखना चाहती थी। धड़कन समझ चुकी थी कि उसका भाई उस लड़की से कितना प्यार करता है। धड़कन थोड़ा हंसकर बोली, अंडस्को, अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। अब आप भाभी के बारे में कुछ तो बताए। वो कैसी है, उसका नेचर कुछ भी। और दूसरी बात, आप मुझे उसे कब मिलवा रहे हो वो भी बता दीजिए। इतना बोल धड़कन कार्तिक को बड़े गौर से देखने लगी। कार्तिक ने एक गहरी सांसें छोड़कर बोला, अंडस्को, प्रिंसेस वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसमें मुझे तुम्हारी झलक दिखाई देती है प्रिंसेस। वो अपने भाई की तरह बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, वो उसी कॉलेज में पढ़ने वाली है जहां तू पढ़ने जा रही है। क्या, यानी कि भाभी और मैं एक साथ पढ़ने वाले हैं? ये हुर्रे, तब तो बड़ा मजा आने वाला है, धड़कन चाहते हुए बोली। कार्तिक मुस्कुराते हुए धड़कन को देख रहा था। वो आगे बोला, अंडस्को, अब तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हुए तो अपने अपने कमरे में चले। धड़कन ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो कार्तिक आगे बढ़ गया और धड़कन उसके पीछे पीछे उछल कूद करते हुए जाने लगी। कार्तिक ने हंसकर अपना सर ना में हिला दिया, क्योंकि कार्तिक जानता था कि उसकी बहन बड़ी जरूर हो गई है, पर अभी भी कभी कभार बच्चों जैसी हरकत करती है। तभी धड़कन के दिमाग में एक बात हिट कर गई। चलते चलते रुक गई और बोली, अंडस्को भाई। कार्तिक के चलते कदम वहीं रुक गए और पीछे मुड़ गया और अपनी भौहें उठाकर धड़कन को देखा। धड़कन जैसे समझ गई हो कि आयु उसे क्या पूछना चाहता है। धड़कन भागकर कार्तिक के पास गई और कार्तिक की एक बाह पकड़कर बोली, अंडस्को भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। कार्तिक की भौहें तंग गई और बोला, अंडस्को क्या? ऐसे नहीं, पहले प्रॉमिस करो। धड़कन ने कार्तिक को देख कहा। प्रॉमिस? और वो क्यों प्रिंसेस? कार्तिक ने जवाब दिया, बताती हूँ, पर पहले प्रॉमिस करो। धड़कन ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कहा। अच्छा ठीक है बाबा, प्रॉमिस। अब बताओ बात क्या है? कार्तिक ने धड़कन के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। धड़कन खुश होते हुए बोली, अंडस्को, यही कि आप भाभी को नहीं बताओगे कि मैं आपकी बहन हूँ और मैं उसी कॉलेज में पढ़ने वाली हूँ जहाँ वो पढ़ने वाली है। पर क्यों प्रिंसेस? कार्तिक ने सवाल किया। धड़कन आगे बोली, अंडस्को, वो इसलिए भाई, मैं भाभी से अपने तरीके से मिलना चाहती हूँ, ना कि आपकी बहन के नाते। मैं भी तो देखूँ आखिर मेरी भाभी में ऐसी क्या खास बात है जो मेरा भाई का दिल चुरा ले गई। जो काम आज तक हमारे सोमनाथ की लड़कियां नहीं कर पाई, वो मुंबई में रहने वाली एक लड़की ने कर दिया है। धड़कन की इस बात पर कार्तिक मुस्कुरा दिया और बोला, अंडस्को ठीक है, अब चले। धड़कन ने अपना सरना में हिला दिया। कार्तिक वापस बोला, अंडस्को अब क्या है प्रिंसेस? भाई, आपकी बोर्ड ऑफ मेंबर की मीटिंग तो एक हफ्ते पहले थी ना, तो कल किसकी मीटिंग है? धड़कन ने सवाल किया। हाँ बच्चा, वो एक हफ्ते पहले थी, इसी सिलसिले में मैं मुंबई गया था, पर वो मीटिंग किसी कारणवश नहीं हो पाई, इसलिए कल सुबह 11 बजे ये मीटिंग रखी है सिंघानिया इंडस्ट्री में, इसलिए मुझे सुबह जल्दी निकलना होगा। और अब तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हैं तो चले। कार्तिक ने धड़कन का हाथ पकड़कर कहा, जिसके जवाब में धड़कन ने प्यार से अपना सर हाँ में हिला दिया। कार्तिक ने एक बार फिर धड़कन को गले लगाकर धड़कन का सार प्यार से चूम लिया और दोनों अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। धड़कन कमरे में आकर देखा तो किया अब तक सो चुकी थी। धड़कन बेड के दूसरे साइड आकर लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद कोसों दूरी थी, क्योंकि उसके दिमाग में अघोरी की कही बात जो चल रही थी, जो उसको अंदर ही अंदर सताए जा रही थी। धड़कन बेड पर सिर्फ करवट बदलती रही, पर उसे नींद नहीं आई। थक हार कर धड़कन बेड से उठकर बालकनी में चली गई और बालकनी में लगे झूले पर लेटकर आसमान में निकले चांद को देखने लगी, जो इस वक्त खुले आसमान में लुकाछिपी का खेल खेल रहा था। धड़कन एक तक उस चंद को निहारते हुए उस अघोरी की बात को समझने की कोशिश कर रही थी और साथ में अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि परसों वो मुंबई जा रही थी, एक नई जगह पर एक नई पहचान बनाने। यही सब सोचते हुए धड़कन कब नींद की आगोश में चली गई, उसे भी पता नहीं चला। चैप्टर 8 वीर की हैवानियत। मुंबई शहर, देर रात। एक सुनसान रोड पर एक कंटेनर अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। पूरा रोड खाली था, इसलिए उस कंटेनर चलने की आवाज के सिवा वहां दूर दूर तक और किसी चीज की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कंटेनर में 4 आदमी बैठे थे।
उसके पहनावे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो आदमी कोई शरीफ आदमी तो बिल्कुल नहीं थे। उनमें से एक आदमी ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में बैठे 3 आदमी अपने हाथों में शराब की बोतल पकड़ रखी थी। तो जाहिर तौर पर वो तीनों शराब पी रहे थे। तभी उन आदमियों में से ड्राइव कर रहा था, जिसका नाम रघु था, वो बोल पड़ा, अंडस्को यार, हम इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को एक साथ बॉर्डर के इस पार पहुंचा रहे हैं, तो क्यों ना हम एक बार उन खूबसूरत लड़कियों के हुस्न का दीदार करके हम अपनी प्यास बुझाए। ये बोल रघु उन तीनों को देखने लगा। वो तीनों आदमी जो अपने होठों से शराब की बोतलें लगाए पी रहे थे, वो अचानक रुक गए और तीनों एक साथ रघु को देखने लगे। ऐसे देखने पर रघु हंसकर बोला, अंडस्को ऐसे क्या देख रहे हो तुम तीनों? मैंने जो कहा वो सच ही तो कहा है। वैसे भी ये सारी लड़कियां आज रात बॉर्डर पर कर जाएगी, इसके बाद तो पता नहीं ये सारी लड़कियां किस किस आदमियों की बाहों में होगी और उन सब की रातें रंगीन कर रही होगी, तो क्यों न हम भी एक बार इन लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन करें। ये बोल रघु एक बार फिर उन तीनों आदमियों की तरफ देखने लगा, पर इस बार रघु की आंखों में लस्ट साफ साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो अभी उन लड़कियों के बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। रघु की बात सुन दूसरा आदमी, जिसका नाम शंकर था, वो बोला, अंडस्को पर बॉस को पता चल गया तो? मतलब कि हमने उन लड़कियों के साथ? तुम तो जानते हो ना, हमारा बॉस एकदम जल्लाद है। उसको पता चल गया ना कि हमने उन लड़कियों के साथ रात बिताई है तो वो हमें जान से मार देगा। नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मुझे बॉस के हाथों कुत्ते की मौत नहीं मरना है। शंकर ने सीधा सीधा ना बोल दिया और चुपचाप वापस शराब की बोतल को अपने होठों से लगा लिया। साला फट्टू कहेगा, अरे यार कुछ नहीं होगा, देख ये सारी लड़कियां आज रात के बाद तो इंडिया कभी दिखेंगी नहीं, और रही बात हमारी तो हम तो बॉस को कभी ये कहेंगे नहीं कि हमने उन लड़कियों के साथ ऐसा कुछ भी किया है, और नहीं वो लड़कियां तो अब तू ही बता बॉस को कहेंगे कौन? और वैसे भी हमारा बॉस कौन सा दूध का घुला है, वो भी तो हमारी तरह कमीना ही तो है। वो भी तो अपने घर पर होगे किसी लड़की की बाहों में गुलशर्रे उड़ा रहा होगा। जब बॉस अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है तो हम क्यों नहीं? क्या कहते हो तुम दोनों? रघु ने बाकी 2 आदमियों को देखकर कहा और ड्राइव करने लगा। हाँ यार रघु, बात तो तुम 100% ठीक कह रहे हो। एक काम करते हैं, थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोक देना, फिर हम खेलेंगे उन लड़कियों के मुलायम बदन के साथ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे भी सारी की सारी लड़कियां हुस्न की पारी है, तभी तो बॉस उन लड़कियों को इतने ऊंचे दाम में बेच रहे हैं। उन 2 आदमियों में से एक आदमी, उसका नाम था बिनू, बोल पड़ा, हाँ यार वीनू, तू बात तो बिल्कुल सही कही, सारी की सारी लड़कियां हुस्न की परी ही है, उसके साथ तो रातें रंगीन करने में बहुत मजा आने वाला है। चौथा आदमी बोला, जिसका नाम मोहन था। ये बोल मोहन गंदी हंसी हंसने लगा और उसके साथ वो तीनों भी। उस खाली इलाके में उन चारों की हंसी गूंज रही थी, जो सुनने में बहुत खराब लग रही थी। तभी अचानक से रघु ने कंटेनर को ब्रेक लगा दी। कंटेनर का रिक्चर की आवाज से रुक गया। उन तीनों आदमियों की शराब की बोतल उन तीनों के हाथ से छूटते छूटते बची। बिनू खिसियाते हुए बोल पड़ा, अंडस्को अबे साले, हमने तुम्हें थोड़ी दूर जाकर कंटेनर रोकने के लिए कहा था। अभी नहीं, अभी तक तो हमने अपनी शराब भी खत्म नहीं की। पहले शराब का आनंद लेते हैं, फिर सबब का। तो चुपचाप गाड़ी भागा। ये बोल रघु को खुन्नस भरी नजरों से देखने लगा, जो सामने की तरफ अपनी आंखें झपकाए बिना देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। रघु अभी भी अपनी जगह पर जमकर बैठा था। रघु पर वीनू की बात का कोई असर न होता हुआ देखकर इस बार वीनू थोड़ा गुस्से में बोला, अंडस्को अबे साले, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम वहाँ सामने क्या देख रहा है? हमें देखना। सामने क्या तेरी अम्मा है या तेरी माशूका जो तू ऐसे आंखें फाड़े देख रहा है? और तेरे माथे पर ये पसीने की बूंदें, ये सब क्या है? वीनू ने रघु के माथे पर उभर आए पसीने को पोंछे हुए झल्लाकर कहा। रघु इस बार सामने देखते हुए ही गुस्से में बोला, अंडस्को ऐसे चिल्लाना न बंद कर साले, और सामने देख तेरा बाप खड़ा है, उसे देखकर तेरी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अच्छा जरा हम भी तो देखे, सामने ऐसा क्या है जो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाएगी? और रही बात मेरे बाप की, तो रघु तुझे बता दूं, मेरा बाप तो 20 साल पहले ही मर चुका है। वीनू हंसते बोला और मोहन को हाय फाय देते हुए जैसे ही सामने देखा, उसके चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो गई और हंसी की जगह डर ने ले ली, और उसके साथ मोहन और शंकर के चेहरे पर भी डर झलकने लगा, क्योंकि सामने रोड के बीचों बीच ब्लैक कॉलर की 4-5 कार खड़ी थी
और आसपास कई सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। उन सभी बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म पर वीएस का लोगो लगा हुआ था और उन सभी बॉडीगार्ड के हाथ में गन थी जो इस वक्त उस कंटेनर पर निशाना बनाया हुआ था। उस कार के बीच वाली कार के दोनों शायद दो लड़के अपनी हाथ में गन लेकर खड़े थे। ये कोई नहीं जय और मीत थे और एक लड़का कार की बोनेट पर बैठा था। ये था वीर। वीर ने ब्लैक कॉलर का जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। उसके साथ जय और मीत ने भी सेम कपड़े पहने हुए थे। उन तीनों लड़कों के चेहरे पर मास्क था। उन तीनों की सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। कार की बोनेट पर बैठा वीर ने अपना एक पैर घुटने से मोड़कर उस पर राइफल टिकाकर कंटेनर पर निशाना साधा रखा था और चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। उन लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग कौन हैं। मोहन जल्दी से बोल पड़ा अंडस को, ये तो वीएस है। तुम सबको पता है ना वीएस कितना खतरनाक है। अब हम क्या करेंगे? इस वक्त मोहन के चेहरे पर वीएस का खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। करना क्या है? मार दो साले को। अगर हमने उसे नहीं मारा तो बॉस हमें मार देगा। तुम तो जानते हो ना ये सारी लड़कियों को बॉर्डर के इस पर पहुंचाना कितना जरूरी है। रघु सोच क्या रहे हो? उड़ा दे साले को, यही पर साले का राम नाम सत्य हो जाएगा। वीनू ने रघु को ऑर्डर वाली टोन में कहा। उसे सुनकर रघु ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कंटेनर को स्टार्ट करके फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। कंटेनर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वीर के होठों पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। तभी सामने से एक गोली चलाने की आवाज आए और वो गोली सीधा कंटेनर के टायर पर जाके लगी। ये गोली किसी और ने नहीं वीर ने चलाई थी। बूम की आवाज से कंटेनर का टायर फट गया। रघु कंटेनर का बैलेंस बना नहीं पाया और सीधा रोड के शायद लगे बड़े से पेड़ में कर टकरा गया। कंटेनर की टक्कर होते ही वीएस के सारे बॉडीगार्ड ने उस कंटेनर को घेर लिया था और साथ में रघु, मोहन, वीनू और शंकर को भी। ये चारों अब वीएस के बॉडीगार्ड की गन पॉइंट पर अपने घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठे थे। वीएस एकदम से छलांग लगाकर कार की बोनेट से नीचे उतर गया और राइफल को अपने कंधे पर रखकर बड़ी स्टाइल के साथ चलकर उन चारों के पास आकर खड़ा हो गया और उसके पीछे मीत और जय भी। वीएस को अपने इतने करीब देखकर उन चारों की हवा टाइट हो गई थी। भले ही इस वक्त वीएस की सिर्फ आंखें दिख रही थी पर आंखें इतनी भयानक लग रही थी कि सामने वाले की रूह कांप जाए। और वीएस का ऑरा उसकी तो पूछो ही मत। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि सामने वाले आदमी की दिल की धड़कने रोकने के लिए काफी थी, जो इस वक्त रघु, वीनू, शंकर और मोहन महसूस कर रहे थे। वो चारों अपनी आंखों में बेहिसाब खौफ लिए वीएस को देख रहे थे। उन चारों को पता था कि अब उन सब की मौत निश्चित है। वो चारों वीएस की दहशत से अच्छे से वाकिफ थे क्योंकि मौत का दूसरा नाम वीएस था, जो आज तक नहीं कोई उसे देख पाया था और नहीं उसे पकड़ पाया था, क्योंकि वीएस को देखने वाला अगले ही पल इस दुनिया को अलविदा कह देता था। वीएस उन चारों के चेहरे पर डर और आंखों में अपने लिए बेहिसाब खौफ देखकर पागलों की तरह हंसने लगा था। इस वक्त वीएस की हंसी इतनी भयानक थी कि उन चारों के साथ साथ वीएस के साथ आए जय, मीत और उन सबके बॉडीगार्ड की रूह तक कांप उठी। वीएस ने अचानक से हंसना बंद कर किया और अपना सर टेढ़ा करके उन चारों की आंखों में देखा जो खौफ के मारे फड़फड़ा रही थी। वीएस ने अपनी राइफल को उन चारों के चेहरे पर बारी बारी घुमाया और बेहद खौफ पैदा करने वाली आवाज में बोला, अंडस को क्या हुआ? सभी तक तो बहुत हंस रहे थे। मौत को इतने पास देखकर डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। उन चारों ने एक साथ अपना सर हाँ में हिला दिया। अगली दफा वीएस के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, अंडस को अब ये तो तुम्हें इन लड़कियों की तस्करी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब गलती करी है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। तुम लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मुझे लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं ऐसे लोगों को सिर्फ एक चीज देता हूँ और वो है मौत। वीएस का बोलने का लहजा ही कुछ ऐसा था कि उन चारों की रूह तक कांप उठी। वीएस 2 कदम पीछे हट गया और चारों पर अपनी राइफल से निशाना साध लिया। उन चारों को आंखें खौफ से फैल चुकी थी। वो चारों गिड़गिड़ाते हुए वीएस के कदमों में गिर गए। हमें माफ कर दीजिए वीएस, हम ये सब नहीं करना चाहते थे पर हमारे बॉस ने हमें मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए। मोहन अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, हाँ वीएस ये सही कह रहा है, हमें मजबूर किया गया था ये सब करने के लिए। रघु ने मोहन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। उन दोनों की बात पर वीएस की भौहें तंग गई। फिर अचानक ही एक बार फिर पागलों की तरह हंसने लगा। वो चारों एक दफा फिर वीएस को अपनी खौफ भरी नजरों से देखने लगे।
वीएस एकदम से हंसना बंद किया और उन चारों पर झुककर बेहद धीमी मगर दहशत पैदा करने वाली आवाज में बोला, अंडरस्को मैं क्या तुम लोगों को पागल दिखता हुआ? हाँ, जो अपनी मन गलत कहानी सुनाओगे और मैं तुम लोगों पर यकीन कर लूंगा। नहीं, हम झूठ। रघु ने इतना ही कहा था कि वहां एकदम से गोलियों चलने की आवाज सुनाई दी और आगे के वार्ड रघु के मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि ये गोली रघु के सर के बीचों बीच लगी थी और साथ में मोहन, वीनू और शंकर को भी। ये गोली किसी सर ने नहीं, वीएस ने चलाई थी, कुछ वक्त पहले जहां उन चारों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब वही उन चारों की लाश बेजान होकर जमीन पर गिरी थी और उन सब के सर से बहता हुआ खून वहां की सड़कों को अपने लाल रंग से सराबोर कर रहा था। उन चारों की लाश को देखकर वीएस ने एक बार फिर उस चारों की बेजान लाश पर धुआंधार गोलियां चलाई। उस चारों लाशों के चित्रे उड़ चुके थे, जो अब पहचान पाना भी मुश्किल था कि आखिर ये लाश किसकी है। वीर गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, अंडरस्को नफरत है मुझे झूठ और धोखे से, और उससे भी ज्यादा नफरत है मुझे उस इंसान से जो मुझे झूठ और धोखा दे, और उन लोगों को ये वीएस सिर्फ एक साझा देता है, और वो है मौत। ऐसे आज तुम लोगों को दी है। इतना बोलकर वीर उस लाशों के ऊपर से चलकर कंटेनर के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ गया। वहां जाकर वीर ने गोली मारकर कंटेनर का लॉक तोड़ दिया। लॉक टूटते ही जय ने कंटेनर का दरवाजा खोला और अंदर देखा तो कंटेनर में करीब 100 से भी ज्यादा लड़कियां थीं। सभी लड़कियों की उम्र करीब 18-20 साल रही होगी। उन सभी लड़कियों के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। उन लड़कियों को देखकर ही पता चल रहा था कि उन सभी लड़कोलियों को जबरन उठाया गया था। उन लड़कियों की ऐसी हालत देखकर वीर का खून खौल उठा। वो अपने दांत पिसते हुए बोला, अंडरस्को मानिक राव, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? लगता है तुम्हारा जिंदगी जीने से मन भर गया है, तभी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मरने की इच्छा पूरी कर देता हूँ, वो भी बहुत जल्द। ये बोल वीर ने जय और मीत को इशारा किया। इशारा मिलते ही जय और मीत दोनों ने पूरा कंटेनर खाली करवा दिया था और सभी लड़कियों को अपने घर भेजने का इंतजाम कर दिया था। सभी लड़कियां वीर को अपने दोनों हाथों को जोड़कर थैंक यू कहा और अपने अपने घर की तरफ रवाना होने लगी थी। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की अपनी अदाओं के साथ चलकर वीर के पास आई। उसे देखकर वीर को भी आपस में तन गई, क्योंकि उस लड़की को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो लड़की शरीफ घराने से तो बिल्कुल नहीं थी। एक अनजान लड़की को वीर के इतने पास देखकर मीत और जय के साथ साथ वीर के सारे बॉडीगार्ड ने उस लड़की पर गंतान दी थी। वीर ने सबको अपना हाथ दिखाकर रोक लिया तो वो लड़की वीर के करीब आकर वीर के चेहरे पर लगे मास्क के ऊपर से ही वीर के चेहरे पर सेक्सुअल तरीके से अपनी उंगली घुमाने लगी। वीर ने तुरंत उस लड़की का हाथ पकड़ कर लिया और मरोड़कर उस लड़की के पीठ के पीछे कर दिया और दूसरे हाथ को उस लड़की की गर्द के पीछे ले जाकर उसके बालों को मजबूती से पकड़ लिया, जिस वजह से उस लड़की की दर्द से आह निकल गई। वीर ने उस लड़की पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए कहा, अंडरस्को कौन हो तुम और यह इस लड़कियों के साथ क्या कर रही हो? वीर के इस सवाल पर वो लड़की अपनी अदा बिखेरते हुए मुस्कुराए और वीर समझ पता उसे पहले ही उस लड़की ने एक झटके से वीर के होठों को चूमकर उसे थोड़ा दूर हुए और मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को हॉटी में एक कॉल गर्ल हूँ। गलती से ये लोग मुझे भी उठाकर ये ले आए थे। मुझे लगा था कि मैं भी इन लड़कियों के साथ यह फंस गई हूँ, पर जिस तरह से तुमने इन सारी लड़कियां को बचाया है, मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ और उसे देखकर तो मेरा नन्हा सा दिल तुम में फिसल गया। अगर तुम कहो तो हम कुछ। उस लड़की ने आगे की बात अधूरी छोड़ दी, जिसका मतलब वीर अच्छे से समझ रहा था। वो लड़की वीर को बड़े गौर से देखने लगी थी, जैसे कि वो उस मास्क के पीछे छुपे चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही हो, और यह वीर ने जैसे उस लड़की की आंखें पढ़ ली हो। वीर के होठों पर न दिखने वाली जहरीली मुस्कान तैर गई थी। वीर ने उस लड़की को अपने और करीब किया और एक झटके से उस लड़की के लबों को चूमने लगा। वो लड़की शौक होकर अपनी जगह पर जम चुकी थी और यह मीत और जय दोनों ने अपना सर पीट लिया था, क्योंकि वीर एक ऐसा बंदा था कि कहीं भी कभी भी लड़की देखी नहीं कि फिसल जाता था। थोड़ी देर बाद वीर ने उस लड़की छोड़ा और वो लड़की कुछ समझ पाती उसे पहले ही वीर ने उस लड़की को अपने कंधे पर टांग दिया और अपनी कार की तरफ बढ़ा गया। उसे जाता हुआ देखकर जय अपना सरना में हिलाते हुए कहा, अंडरस्को चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों न हो गए, मगर ये वीर कभी नहीं सुधर सकता। सभी नहीं मतलब कभी नहीं। जय की बात पर मीत जोर जोर से हंसने लगा।
और जय के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंडस्को, तूने सच कहा यार, पता नहीं किस लड़की की किस्मत फूटी है जो इस प्ले बॉय की लाइफ में आएगी। अब चल, उसे जो करना है जो वही करेगा, और हमें जो करना है हम वही करेंगे। मित जय को खींचते हुए वहां से निकल गया और उसके पीछे सारे बॉडीगार्ड भी।